नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात पुनः मैट्रिक परीक्षा 2022 की। फरवरी 2022 में मैट्रिक की परीक्षा है। 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है। 14 तक इंटर का एग्जाम खत्म हो जाएगा। और अभी तक मैं गेस क्वेश्चंस के रूप में ज्योग्राफी टोटल लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल चुका हूं। इतिहास का भी वैसे ही पूरा डल चुका है, नागरिक का भी पूरा डल चुका है। आज मैं आपके समक्ष अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। हमारी ओर से इस साल के लिए 20 प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये 20 में से ही कोई ना कोई प्रश्न आएगा। और मैं अपने अनुभव के अनुसार ये सेट किया हूं। ऐसा कोई 30 मार्क का मैं नहीं हूं कि जो बता दिया वही आएगा। आप किताब पढ़िए, आप अन्य जो सहायक चीजें हैं वो सब चीजों का अध्ययन करते रहिए। एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस बहुत लोग कह रहा है कि लड़ेगा, ये होगा, वो होगा, आउट हो जा रहा है तो फलान चिलान, ये सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप अपने मेहनत पे भरोसा रखें। आप लोगों की बातों में ना आए, चुपचाप घर में बैठ के पढ़ें, इधर उधर कहीं कूद फान मत करें। 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस का एक एक करके हम देखते चलते हैं। थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी या उससे संबंधित और भी जो क्वेश्चंस इससे हैं या इस पॉइंट से हैं उसको भी मैं बताते हुए चलूंगा। पहला जो प्रश्न है वो है भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। भारत में इसका जो मुख्यालय है या हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि भारत में सारे बैंकों का बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। सभी बैंक को रेगुलेट करने का इसी के पास पावर है, सभी को रेगुलेट कर रहा है यही। तो इसीलिए रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ा ये व्यवसायिक बैंक है। देश का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना? 1935, 1 अप्रैल 1935। मुख्य कार्यालय या प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस इसका कहां? मुंबई में। तो इससे संबंधित इतने सारे प्रश्न घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है। अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर, वो कह रहा है कि वैश्वीकरण, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है? पहले समझिए, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरा विश्व एक गांव जैसा हो जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है, यानी कि एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होता है, दूसरे का तीसरे के साथ होता है। इस तरह सभी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और इससे सबका वृद्धि और विकास होता है। हालांकि वैश्वीकरण की कुछ हानियां भी हैं, उस पर चर्चा पहले हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखिएगा तो इसके बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हमने की है। और एक नंबर का कहीं से छूटेगा नहीं आपका, अगर आप उस 20, 22 या 25 वीडियो होगा या 30 वीडियो होगा और उसको देख जाइए। आपका अर्थशास्त्र से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाया है, एक एक लाइन करके पढ़ाया है। और एक अध्याय खत्म होने के बाद उसका जो क्वेश्चन आंसर है, किताब में जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव, वो सारा मैंने करवा रखा है। तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है? वैश्वीकरण का मुख्य अंग है 4, लेकिन आपकी पुस्तक में 5 दिया है। वैश्वीकरण के 5 अंग हैं, तो आपके किताब के अनुसार 5 अंग हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में 4 अंग दिया हुआ है। हालांकि पुराना जो सवाल भी आप उलट के देखिएगा तो कई सवालों में ऑप्शंस जो हैं वो 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं ऐसे दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन 4 रहे और उसके साथ 5 भी रहे तो आप 5 मारेंगे। वैश्वीकरण के कितने अंग मारेंगे? 5। अगर 5 ऑप्शन नहीं है, 4 ही है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया वैश्वीकरण के अंग 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसे कर दिया 4 तक दे दिया तो आप 4 पर टिक लगाएंगे। अगर दे दिया कि वैश्वीकरण के अंग हैं 1, 2, 4, 5 तो 5 पर टिक लगाएंगे।
ठीक है। तो वैश्वीकरण के मुख्य जो अंग हैं वो 4 ही हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में 5 दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में 5 रहे तो आप 5 मारें, अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, 1 2 3 4 ही है तो आप 4 लगाएं। ठीक है। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता, जिसको हम कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारत में 1904 में हुआ है और इसी के साथ भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है। ये सहकारी बैंक के बारे में डिटेल पढ़ाया हुआ है। सहकारी बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 10 लोग अगर मिलकर कोई कारोबार चालू करना चाहते हैं या खेती बाड़ी मिलकर करना चाहते हैं तो उसको ऋण प्रदान करती है, यानी कि उद्योग के लिए, शिल्पकारी के लिए, कृषि के लिए ये सहकारी जो बैंक है वो ऋण यानी कर्ज प्रदान करने का काम करती है। तो सहकारी जो आंदोलन है इसका प्रारंभ हुआ है 1904 में और इसी के साथ भारत में सहकारी बैंक की स्थापना होना स्टार्ट हुआ। और 3 स्तर के, जिला स्तर का सहकारी बैंक है, राज्य स्तर का सहकारी बैंक है और राष्ट्रीय स्तर का भी सहकारी बैंक है, जो विभिन्न सेक्टरों के लिए ऋण देने का काम करती है। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है या भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है या भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शंस में रहेगा समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की। ये समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप है। अब आते हैं, इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत पढ़ाया हुआ है, लिंक मैं दे दूंगा, सबका लिंक मैं दूंगा और उस लिंक पर भी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिंक दिया हुआ रहता है, तो लिंक को अब पर टैप करके भी आप वीडियो के अंदर जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं इधर बीच बीच में कि सर मुझे हिस्ट्री का वीडियो नहीं मिल रहा है, जो अभी शॉर्ट या लॉन्ग या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डाला जा रहा है। तो देखिए, ये अर्थशास्त्र का वीडियो मैं आज पहला डाल रहा हूं, दूसरा पार्ट कल डलेगा। तो पहला पार्ट ये डाला जा रहा है, तो ये आप YouTube में जो मेरा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में इतिहास का प्लेलिस्ट, भूगोल का प्लेलिस्ट, अर्थशास्त्र का प्लेलिस्ट, तो ये वीडियो जो डलेगा वो अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट में डलेगा। वैसे ही इतिहास का जो बना है वो इतिहास के प्लेलिस्ट में डला है। ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। 5वां नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और जेनेवा जो जगह है ये स्विट्जरलैंड देश में है। विश्व का नक्शा अगर देखेंगे तो इटली के ऊपर एक छोटा सा बहुत ही सुंदर देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ही एक जगह है जेनेवा और इसी जेनेवा में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। ठीक है। चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आंसर होगा 1951 से 56। 1951 से 56 जो है 5 साल का पंचवर्षीय योजना होता था, अब नहीं होता है। अब योजना जो आयोग है उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, पहले चलती थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी वो 1951 से 56 के बीच में, यानी 5 साल का कार्यकाल 51 से 56। ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, सब 2-3 योजनाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा फोकस किया गया सरकार की ओर से कृषि पर, क्योंकि देश जल्द ही तुरंत आजाद हुआ था, 47 में आजाद हुआ, 51 में
योजना बना दी गई कि 5 साल के लिए कैसे देश का विकास होगा और क्या क्या काम 5 साल में करना है। तो डेवलपमेंट का ये योजना, तो इस योजना में सबसे पहले जो जिस सेक्टर पर जोर दिया गया, जिस क्षेत्र पर जोर दिया गया, वो था कृषि। चूंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी और भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा थी, तो सबसे पहले कृषि पर ही ज्यादा जोर दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। और कौन सा मॉडल है? हेरोड डोमर मॉडल। और इसी योजना में चूंकि कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज्यादा बनाई गई। बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो नदियों पर बांध बनाने का जो काम है वो चालू हुआ। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना इसी 51 से 56 के बीच बना। उसके बाद ब्यास परियोजना इसी 51 से 56 के बीच बना। फिर उसके बाद डीबीसी यानी कि दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पे है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। तो इन नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन सारे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता चुके हैं विस्तृत। अब आइए 7 नंबर प्रश्न की ओर। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आइए 8वें नंबर प्रश्न पर। कृषि किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न है, कृषि किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो अगर ऐसे पूछे कि कृषि किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो आंसर होगा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि आता है। प्राकृतिक से जुड़ा हुआ जो भी क्रियाकलाप है, कार्य है, वो सब का सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे मछली पकड़ना, सीधे आप तालाब से या समुद्र से या पोखर से मछली पकड़ रहे हैं, प्राकृतिक से सीधा जुड़ाव है उस काम का, इस कारण उसको प्राथमिक क्रियाकलाप में रखेंगे। तो मछली पकड़ना, कृषि करना, लकड़ी काटना, ये सारा का सारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। वैसे ही द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उद्योग धंधे आते हैं। तीसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत सारे जो सेवा सेक्टर हैं, जैसे बैंक है या कोई भी दुकानदार जो काम कर रहा है, जितने सेवा सेक्टर आप जाके किसी कंप्यूटर कैफे में फॉर्म डलवाते हैं, तो वो बंदा, वकील साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, ये सब का सब सेवा लोग दे रहे हैं और सेवा के बदले में पैसा लेते हैं। तो सेवा सेक्टर जो है वो तृतीय सेक्टर है, उद्योग जो सेक्टर है वो द्वितीय सेक्टर है, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप है। और कृषि, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो बना हुआ है, लिंक में दे दूंगा, वो आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा भारत में 1986 में हुई है। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई है। ये संबंध, इस प्रश्न का संबंध यहां से है। 15 मार्च 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को बहुत तरह के अधिकार दिए गए, जिसके फलस्वरूप ही जो जिला स्तर का उपभोक्ता अदालत बनाया गया, राज्य स्तर का उपभोक्ता अदालत बनाया गया, देश यानी कि राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता अदालत बनाया गया, और भी बहुत सारे नियम कानून आए। बाद में 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, वो उसमें संशोधन किया गया 2019 में। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है? 1986 में। अब आइए 10 नंबर प्रश्न की ओर। उपभोक्ता शिकायत के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? ऑप्शन रहेगा 70 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं, या लिखा रहेगा लास्ट ऑप्शन कि कोई शुल्क नहीं। तो आंसर होगा कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं। उपभोक्ता
जैसे आप पंखा लिए, पंखा बिगड़ा हुआ निकला या जला हुआ निकला, और उसके बाद जब आप उपभोक्ता के पास गए तो वो कहता है कि नहीं हम तो सही दिए थे, ये करना है वो करना है फलान चिलान, बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई तो आप कहाँ जाएंगे? उपभोक्ता अदालत में जाएंगे। वहां आप सादे पन्ने पर एक आवेदन लिख के उपभोक्ता अदालत में आवेदन दे सकते हैं, या बाई पोस्ट आप उपभोक्ता फोरम जो है, उपभोक्ता जो ऑफिस है, वहां आप उस शिकायत को दे सकते हैं। तो उपभोक्ता शिकायत के लिए आवेदन शुल्क 0 है, कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे लड़के 10 रुपया मारते हैं, कई को तो हमने देखा है 50 रुपया मार दिया, लेकिन कोई शुल्क नहीं। इसका आंसर आप अपनी किताब में भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, कोई शुल्क नहीं है। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है? योजना आयोग का भारत में गठन हुआ है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ, और यही योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाने लगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब बनाया गया? 51 से 56। तो देखिए योजना आयोग का गठन हुआ है 1950 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना बना है, 5 वर्ष का जो योजना बना है वो 51 से 56 बना है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, योजना आयोग का गठन 1950, याद रखिए। उसी के साथ एक और प्रश्न आप याद रखें, एक और प्रश्न है, एनडीसी, एनडीसी की स्थापना कब हुई है? एनडीसी का पूरा नाम होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारतीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1952 को। 51 को इसका हुआ, 50 को इसका हुआ, 51 में योजना बनी 51 से 56 के लिए, और 52 में जो है एनडीसी की स्थापना हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की। ये योजना आयोग का गठन हुआ था 5 साल के लिए योजना बनाने के लिए, और इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल की, इसकी स्थापना हुई है कि योजना, पंचवर्षीय जो योजना बनेगा, जो केंद्र सरकार बनाएगी, उसको राज्य में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, राज्य में उसको कैसे लागू करवाया जाए, और राज्य के को अगर उस योजना से कोई दुविधा है तो उन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए, उन दोनों के बीच एक तालमेल बैठाने के लिए इस एनडीसी की स्थापना की गई। ठीक है, तो योजना आयोग के साथ ही आप एनडीसी की स्थापना भी याद रखेंगे। अब आइए 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न फुल्ली क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट नेम का वो करना है। जैसे एटीएम का पूरा नाम क्या है, एचडीआई का पूरा नाम क्या है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसको अलग अलग क्वेश्चन न बना के हमने एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत रखा है, सबको ध्यान में रखिएगा। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एचडीआई का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक, जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इतना का फुल फॉर्म आप याद रखिए, विस्तृत पढ़ाया हुआ है, इस सब के बारे में विस्तृत चर्चा की हुई है, उसको अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा है परीक्षा में, और शायद इस बार भी पूछे, बीमारू राज्य पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आता है या नहीं आता है, इसमें आप ये जो 5 राज्य हैं इसका नाम आप याद रखिए, छांटने में आसानी होगी। बीमारू लिखाता है BIMARU, क्लियर है। BI से हो गया बिहार, M से हो गया मध्य प्रदेश, A से हो गया असम, और R से हो गया राजस्थान, और U से हो गया यूपी उत्तर प्रदेश। यानी बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यही 5 राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है, क्योंकि ये काफी पिछड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था इनकी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस सब कारण से, और भी बहुत सारे कारण हैं,
इन सभी कारणों से इन 5 राज्यों को बीमारू राज्य की कैटेगरी में रखा जाता है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य नहीं है? दे देगा ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, असम और एक दे देगा कर्नाटक। तो कर्नाटक नहीं है। देखिए कौन सा बीमारू राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो राजस्थान पर टिक लगाएगा। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन किनका है? तो ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, अब तो स्वर्गीय लगाएंगे इनके आगे। तो भारत के पूर्व स्वर्गीय जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका ये कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन याद रखिएगा, किसने कहा था, बस काम निकल जाएगा। अब आइए 14 नंबर प्रश्न की ओर। यह भी कथन है, किसी के द्वारा कहा गया है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। या पूछेगा सवाल, गरीबी का कुचक्र, यह कथन किसका है? पूछ सकता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? या दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि गरीबी एक कुचक्र है, या गरीबी का कुचक्र किसका कथन है? तो ये कथन है रैगनर नॉक्स का। रैगनर नॉक्स का ये कथन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी एक कुचक्र है। अब आइए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, एक वर्ष में सबसे ज्यादा कमाने वाला राज्य, एक व्यक्ति कौन सा ऐसा राज्य है जिसका एक व्यक्ति एक वर्ष में सबसे ज्यादा कमाता है? यानी प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो है गोवा। गोवा, गोवा जरा देखिए, यहां गोवा है, बिल्कुल छोटा सा राज्य है गोवा। पर्यटन और खनिज लौह वगैरह ज्यादा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है गोवा। और आपको शायद हिस्ट्री में आप पढ़े भी होंगे कि भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन गोवा उसके 2-4-10 बरिस बाद आजाद हुआ है, लगभग 62 में जाके वो आजाद हुआ है। पुर्तगाली वहां पर शासन कर रहे थे। तो गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, प्लस में वहां पर खनिज भी बहुत ज्यादा है, छोटा सा राज्य है। और इस राज्य में इतनी संपन्नता है कि प्रति व्यक्ति आय में भारत में सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है ये। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हो गया गोवा। अब आइए बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चंस बहुत वीवीआई है कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो वो है पटना। पटना, बिहार की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना रखा। तो पटना जो है बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिला में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है पटना जिला का। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है शिवहर जिला का। पूर्वी चंपारण और मोतिहारी, इन दोनों के बीच में देखिएगा तो बिहार के 38 जिलों में सबसे छोटा जो जिला है शिवहर आपको मिलेगा बिहार के नक्शे में। तो शिवहर का प्रति व्यक्ति, शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है और पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। अब आइए 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है और आपकी किताब में अंकित है, इसलिए हो सकता है आंकड़ा से संबंधित सवाल है तो पूछ दे। 2008-9 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था? है नहीं पूछेगा, समझे ना, है नहीं पूछेगा, वो था ही पूछेगा, क्योंकि किताब में आप में था ही है, पुराना आंकड़ा दिया हुआ है सारा किताब में। तो पूछेगा तो 2008-9 का ही आंकड़ा पूछेगा, जो दिया है वही नहीं पूछेगा कि बिना दिया हुआ पूछ देगा। तो बिहार में 2008-9 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494। एक साल में बिहार का एक आदमी 2008-9 में 25,494 रुपया कमाता था। चलिए अब आइए 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है?
फिर से सुनिए, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है ट्रेस्कॉट का। ट्रेस्कॉट का यह कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इस कारण ये आने की संभावना है। ट्रेस्कॉट अगर कथन पूछेगा तो ज्यादा संभावना है ये ट्रेस्कॉट वाला, मुद्रा से संबंधित है इसका कथन। अब आइए 19 नंबर प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वित्तीय राजधानी, रुपया पैसा का राजधानी, व्यापार वाला राजधानी। वित्तीय राजधानी भारत की है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। वहां पर शेयर बाजार वगैरह भी है और व्यापार बड़े पैमाने पे होता है, अंतरराष्ट्रीय भी राष्ट्रीय भी स्तर का व्यापार। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। एक लास्ट जो क्वेश्चन हमने सेट किया है वो है स्वर्ण आभूषण की शुद्धता का मानक क्या है? सोने की शुद्धता का मानक क्या होता है? किसको देख के आप सोना को शुद्ध मानेंगे? तो उसका हॉलमार्क, हॉलमार्क अगर लगा हुआ है किसी सोने पर, सोने के किसी आभूषण पर, तो समझिए ये शुद्ध है, ये अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। तो हॉलमार्क से हम आभूषण, स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण की शुद्धता की शुद्धता को मापते हैं या शुद्धता का मानक है वो। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हमारी ओर से आपके लिए था और हमें लगता है कि इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए इकोनॉमिक्स से। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया अर्थशास्त्र का। अब कल कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि फुर्सत नहीं मिल रहा है, शाम में 6 बजे, सुबह 7 बजे निकलना और शाम में 7 बजे तक आना हो रहा है रूम पर, उसके बाद फिर वीडियो में लगना, और भी बहुत सारे काम हैं। तो जब फुर्सत मिल रहा है, आज किसी तरह हम ये थे कि किसी तरीके से आज बनाएंगे, आज भोजन बने ना बने उसकी चिंता नहीं है, वो आज वीडियो बनाना है। तो आज मैंने आपके सामने ये 20 प्रश्न रख दिए। बहुत लोगों का मांगा रहा था कि सर इकोनॉमिक्स का जल्दी डाल दीजिए, और हमें भी टेंशन है कि भाई तुरंत एग्जाम 17 से स्टार्ट है, 10 आज हो गया। तो ये 20 प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए। अब कल है मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बीच रख दूंगा। तो तैयारी में पूरी तरह आप जुटे रहें और हमारी दुआ रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सोशल साइंस में उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।